नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज लुगुन। आज हम लोग तान अनुतान की समस्या विषय पर बातचीत करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अनुतान पर बातचीत की थी। आज हम तान और अनुतान इन दोनों की समस्याओं पर विचार करेंगे। भाषा विज्ञानियों के अनुसार तान अनुतान स्वनिम विज्ञान या ध्वनिग्राम विज्ञान की इकाई है। स्वनिम विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों या ध्वनिग्रामों तथा उनसे संबंधित पूरी व्यवस्था पर विचार करते हैं। इसके अंतर्गत स्वनिमों या ध्वनिग्रामों तथा उपस्वन या सन ध्वनि का निर्धारण, उपस्वन का वितरण, स्वर और व्यंजन, स्वनिमों का उस भाषा में प्रयुक्त संयोग एवं अनुक्रम, प्राप्त खंडेतर स्वनिमों, अनुतान, बलाघात, दीर्घता, अनुनासिकता, संहिता आदि की व्यवस्था तथा रूपिमों के मिलने पर घटित होने वाले स्वनिमिक परिवर्तन आदि स्वनिमिक व्यवस्था से संबद्ध सारी बातें आती हैं। हमें यहाँ यह स्पष्ट करना है कि जो स्वनिम है वह क्या है। स्वनिम भी ध्वनि ही है, यानी स्वनिम उस ध्वनि को कहते हैं जिसकी मानसिक सत्ता होती है, जो अर्थभेदक होती है, जो एक जाति या परिवार के रूप में मौजूद रहती है तथा भाषा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हम कह रहे हैं कि स्वनिम एक ध्वनि है जिसकी एक मानसिक सत्ता होती है। हमें यह विश्लेषित करना है कि मानसिक सत्ता क्या है। मानसिक सत्ता की यह परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा दी गई है। मानसिक सत्ता का अभिप्राय उसका अस्तित्व पहले से ही होता है, यानी जो ध्वनि है उसका अस्तित्व पहले से ही होता है, जो भौतिक स्थितियों के कारण अपना स्वरूप बदलती है और उपस्वन या संध्वनि कहलाती है। उदाहरण के लिए हिंदी की एक ध्वनि है ला। ला एक ध्वनि है। अब हम इस ध्वनि से जुड़े कुछ शब्द लेते हैं, जैसे उल्टा, लो, ले तथा ला। अब ये चार शब्द हैं हमारे पास। इन चारों शब्दों को हम उच्चारित करेंगे। लो, उल्टा, ले और ला। अब हम उल्टा का उच्चारण करते हैं तो हम यह ध्यान दें कि उच्चारण करते वक्त हमारा जोर मुख विवर यानी जो उच्चारण स्थान है उस पर कहाँ जा रहा है। उल्टा, उल्टा, ला, उल्टा में जब ला का उच्चारण हो रहा है तो जीभ उलट रही है। फिर लो, लो जब हम कह रहे हैं तो दांत की तरफ से इसको हम उच्चारित कर रहे हैं। फिर ले, ले में जो ला है वह उससे थोड़ा और आगे। इस तरह हम यह देख रहे हैं कि मूल ध्वनि है ला, लेकिन जब वह अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त हो रही है, यानी जो भौतिक स्थितियां हैं वो स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, तो उनकी ध्वनियों में भी बदलाव आ रहा है। यानी ला ध्वनि के इन शब्दों में चार प्रतिनिधि हैं और चारों के उच्चारण स्थान एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं। उपर्युक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में उच्चारण और श्रवण ला का होता है, अर्थात ला को जिन चार रूपों में हमने उच्चारित किया है वही वास्तविक रूप में होता है। इन चारों की भौतिक सत्ता है, इसकी तुलना में जो ला है, ला की सत्ता भौतिक नहीं है। यानी यह स्पष्ट करना है कि उल्टा, लो, ले और ला में जो ला की ध्वनि आ रही है, जो भौतिक सत्ता है, जो परिस्थितियां हैं उससे वह बदल जा रही है, लेकिन जो ला मूल ध्वनि है वह उसी तरह से है। उसकी सत्ता मात्र मानसिक है, यानी ला उसके विभिन्न रूपों की मुखिया है। यानी ला ध्वनि से जो शब्द बनाए गए उन शब्दों में ला का स्वरूप, उसका जो उच्चारण है वह बदल जा रहा है, उसकी ध्वनियों में बदलाव आ रहा है, लेकिन जो ला है
वह उसका मूल स्वरूप है। यानी किसी शब्द की निर्मिति में जो मूल ध्वनि होती है वह मूल ध्वनि उच्चारण के क्रम में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से हम और भी कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कर, करो, करे, करा। यहाँ मूल ध्वनि रा है, लेकिन रा का विभिन्न शब्दों में आकर उसकी जो ध्वनि है या उसका उच्चारण है वह बदल जा रहा है। तो इस तरह स्वनिम विज्ञान में ध्वनि के रूपों, स्थितियों, उसके परिवर्तनों आदि का अध्ययन किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। स्वनिम के भेद या उपभेद। स्वनिम के भेद दो प्रकार के हैं। एक है खंडेय स्वनिम, दूसरा है खंडेतर स्वनिम। खंडेय स्वनिम क्या है? यानी वे ध्वनिग्राम या स्वनिम जिन्हें अलग अलग खंडित किया जा सकता है वे खंडेय स्वनिम होते हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है। इसके दो उपभेद होते हैं, पहला स्वर स्वनिम, दूसरा व्यंजन स्वनिम। यानी स्वर और व्यंजन की स्वतंत्र सत्ता होती है। उदाहरण के लिए आ और का, इनकी स्वतंत्र सत्ता है। अब हम आते हैं खंडेतर स्वनिम की तरफ। खंडेतर स्वनिम, इन्हें अलग अलग खंडित नहीं किया जा सकता है। अब हमें यहीं पर थोड़ा रुककर ध्यान देना है। हमने ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत स्वनिमों की बात की, स्वनिमों के भेद किए, एक खंडेय स्वनिम, दूसरा खंडेतर स्वनिम। जो खंडेय स्वनिम है वह खंडित किया जा सकता है, खंडेतर स्वनिम जिसे अलग अलग या खंडित नहीं किया जा सकता। इसे हमें थोड़ा और विश्लेषित करना है रुककर। हम जब उच्चारण करते हैं, हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो शब्द या वाक्य कैसे संप्रेषित होते हैं? वो ध्वनियों के माध्यम से आते हैं और ध्वनि की व्यवस्था होती है। ध्वनियों की मानक व्यवस्था ही उच्चारित की जाती है। हम सब ने भाषा विज्ञान के अंतर्गत उच्चारणों की समस्या पर विचार करते हुए यह देखा है कि जो ध्वनियाँ हैं वे ध्वनियाँ हमारे मुख विवर यानी मुख गुहा के अंदर से निःसृत होती हैं, निकलती हैं, और उसके आधार पर उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। तो कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो खंडित की जा सकती हैं, कुछ खंडित नहीं की जा सकती है। यानी उच्चारण करते वक्त या भाषा का प्रयोग करते वक्त अगर हम भाषा वैज्ञानिक रूप से इस बिंदु पर सतर्क रहें तो हमारी जो भाषिक अशुद्धता होती है हम उससे बच सकते हैं। यानी हमें खंडेय स्वनिम और खंडेतर स्वनिम पर विचार करना चाहिए। इसी विचार के अंतर्गत ही हम तान और अनुतान की समस्याओं पर बात करेंगे। खंडेतर स्वनिम प्रायः एकाधिक खंडेय स्वनिम पर आधारित होते हैं। यानी जो खंडेय स्वनिम है, यानी जो स्वर स्वनिम या व्यंजन स्वनिम है, वे उसी पर आधारित होते हैं। साथ ही इनका अलग अलग उच्चारण संभव नहीं है। ये खंडेय स्वनिमों के साथ ही आते हैं। यानी खंडेय स्वनिमों को अलग करके खंडेतर स्वनिमों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। खंडेतर स्वनिम के 5 उपभेद बताए गए हैं। पहला अनुतान, दूसरा बलाघात, तीसरा दीर्घता, चौथा अनुनासिकता और पांचवा संहिता या संगम। कुछ भाषाविद सुर, तान और अनुतान तीनों को एक साथ खंडेतर स्वनिम के अंतर्गत शामिल करते हैं। हमें अब यही केंद्रित होना है कि सुर क्या है, तान क्या है और अनुतान क्या है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमेशा एक ही तरह से नहीं बोलते हैं। शब्दों के उच्चारण में अक्सर उतार चढ़ाव आता रहता है। बोलने में आए इसी उतार चढ़ाव को सुर परिवर्तन कहते हैं। अर्थात सुर परिवर्तन
एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी भाषिक संरचना में, यानी सुर परिवर्तन के द्वारा ही ध्वनियों के रूप भी बदलते हैं। यानी हम किसी शब्द को थोड़ी ऊंचाई पर जाकर ले जाते हैं, किसी शब्द को नीचे ले आते हैं, किसी शब्द या वर्ण या ध्वनि को हम सामान्य रूप से कहते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है, यही सुर परिवर्तन होता है। सुर में परिवर्तन कई कारणों से होता है। सुर में यह उतार चढ़ाव कभी स्वर तंत्रियों में अधिक खिंचाव के कारण होता है, कभी फेफड़ों से अधिक मात्रा में वायु निकलने के कारण, तो कभी जीभ की मांसपेशियों में अधिक तनाव के कारण। यानी सुर परिवर्तन के कुछ कारण हैं। और हम यह ध्यान दें कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जब हम बोलते हैं या कोई ध्वनि निःसृत होती है, तो इसमें हमारा जो शारीरिक ढांचा है, उस ढांचे के अंतर्गत जो स्वर तंत्रियां हैं या जो मांसपेशियां हैं, वो सक्रिय होती हैं और किसी किसी शब्द, वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में वह अत्यधिक रूप से सक्रिय होती हैं, कहीं वो शांत रहती हैं, कहीं वो थोड़ी सी ऊंची अवस्था में आकर सक्रिय होती हैं। तो इन कारणों से ही सुर में परिवर्तन होता है। सुर परिवर्तन से होने वाले उतार चढ़ाव को अवरोह और आरोह कहा जाता है। जो उतार है उसको अवरोह तथा चढ़ाव को आरोह कहा जाता है। जब उच्चारण में चढ़ाव आता है तो उसे आरोही सुर कहेंगे, जब उतार होता है तो उसे अवरोही सुर कहते हैं। और सामान्य सुर में जब उच्चारण किया जाता है तो उसे सम सुर कहते हैं। यहाँ हमने 3 बिंदुओं को रेखांकित किया है, यानी सुर परिवर्तन के क्रम में हमने 3 बिंदुओं को रेखांकित किया है, अवरोह, आरोह और सम। और अनेक भाषाओं में सुर के इन्हीं आरोह अवरोह के कारण शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। हमारा आज का जो विषय है वह है तान अनुतान की समस्या। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं, यानी तान अनुतान की समस्या का संबंध है सुर परिवर्तन से। और सुर परिवर्तन आरोह, अवरोह और सम, इन 3 रूपों में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं 3 रूपों के आधार पर ही तान अनुतान भाषाएं चिन्हित की जाती हैं। यह सिर्फ बोलने के क्रम में नहीं है, जब हम लिखते हैं तब भी इन सुर परिवर्तनों को चिन्हित किया जाता है। अब हम विचार करेंगे तान क्या है। जिसे हम तान कह रहे हैं उसे अंग्रेजी में टोन कहते हैं, टोन लैंग्वेज या तान भाषा। यानी संसार में कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिन्हें हम तान भाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी सुर परिवर्तन की वजह से उस भाषा की जो संरचना है, जो ध्वनि की संरचना है, उसके अर्थ में बदलाव दिखता है। जब किसी भाषा में सुर के परिवर्तन से शब्द का अर्थ बदल जाता है, तब उस सुर परिवर्तन को तान कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी भाषा में एक शब्द है माँ। अब हम यहाँ रुक कर ठहर कर थोड़ा विचार करेंगे कि चीनी भाषा, जिसे हम तान भाषा के अंतर्गत रख रहे हैं, इस भाषा में सुर परिवर्तन की वजह से शब्द के अर्थ किस तरह बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें सुर परिवर्तन की उन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जिसे हमने आरोह, अवरोह और सम के रूप में रेखांकित किया है। अब देखिए, चीनी भाषा का एक शब्द है माँ। अब इस माँ को जब हम उच्चारित करेंगे, इस माँ का जब उच्चारण करेंगे, तो इस उच्चारण में जैसे जैसे सुर परिवर्तित होगा, वैसे वैसे इस शब्द के अर्थ भी बदल जाएंगे। यह एक रोचक बात है
कि मूल शब्द है माँ, और जो माँ शब्द है वह मूल में ही रहेगा, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने में जो सुर बदलाव होंगे, उस बदलाव से शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे। और यहाँ माँ शब्द के 4 अर्थ देखने को मिलते हैं। एक अर्थ हुआ माँ यानी मदर, माता से। दूसरा अर्थ हुआ घोड़ा से। तीसरा अर्थ हुआ दोष निकालना या किसी की कमी निकालना। और चौथा अर्थ हुआ पटुआ, यानी एक पौधा है जिससे वस्त्र बनते हैं। तो इस तरह देखें, मूल शब्द है माँ, लेकिन सुर में बदलाव होने से उसके अर्थ बदल जा रहे हैं। अब जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? सुर परिवर्तन की जो 3 बिंदुएं हमने रेखांकित की हैं, उसी के आधार पर इसका उच्चारण भी होगा, उसका प्रयोग भी होगा। जैसे आरोह, अवरोह और सम। यानी हम सामान्य रूप से बात करेंगे, सम तरीके से बात करेंगे माँ, तो उसका अलग अर्थ होगा। और जब हम थोड़ा चढ़ाव के साथ बोलेंगे माँ, तो इसका अलग अर्थ होगा। और जब हम ध्वनि को थोड़ा नीचे ले आ जाते हैं, नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? माँ। और उतार और चढ़ाव, यानी जो जब हम उच्चारण को ऊंचाई पर ले जाएंगे और उच्चारण को नीचे ले जाएंगे, दोनों को मिला कर ले आएंगे, तो फिर इसका भी एक अलग अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से जो तान भाषाएं होती हैं, इन भाषाओं में शब्द सुर परिवर्तन की वजह से अपना अर्थ बदलते हैं, और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यानी इन भाषाओं के अंतर्गत अगर हम संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल हैं, संवाद की प्रक्रिया में शामिल है, तो हमें इस बात का ध्यान रखा जाना है कि हम जो अर्थ प्रेषित करना चाहते हैं और उस अर्थ के संप्रेषण के लिए जो वाक्य हम बना रहे हैं, उस वाक्य में सुर के आरोह अवरोह किस रूप में होने चाहिए, इसका हमें ध्यान देना पड़ता है। यानी सुर परिवर्तन की वजह से तान भाषाओं में जो कोश का अर्थ होता है, कोश यानी जो शब्दकोश है, शब्दकोश का जो अर्थ होता है, वो अर्थ बदल जाते हैं। अगर हम माँ शब्द का एक कोश अर्थ ले रहे हैं, माँ ही है, लेकिन उच्चारण में, माँ के उच्चारण में हम आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव ले रहे हैं, माँ को हम कई सुरों में उच्चारित कर रहे हैं, तो उसका अर्थ बदल जा रहा है। यानी जो कोश में अर्थ है, ठीक वही अर्थ यहाँ नहीं होगा। तान अनुतान की समस्याओं के तहत जब हम तान भाषाओं की बात करते हैं, तो यहाँ एक और बात पर ध्यान दिया जाता है, वह है चिन्हों का प्रयोग। यानी जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं या किसी वाक्य का उच्चारण कर रहे हैं, तो आरोह अवरोह को चिन्हित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आरोह अवरोह के लिए तीर के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब आरोह होगा तो ये क्या है? आरोह चूंकि ये चढ़ाव है, हम ऊंचा बोल रहे हैं, माँ शब्द है तो इसका हम ऊंचा उच्चारण करेंगे माँ। तो इसको लिखेंगे तो लिखते वक्त चूंकि हमें ध्वनि को कहाँ ऊंचाई पर ले जाना है, तो वहाँ चिन्हित करना होगा एक तीर का चिन्ह लगा के, जो ऐसा तीर जो ऊपर जाता हुआ हो, जो आरोही होगा। दूसरा अवरोह, अगर हम माँ शब्द का उच्चारण धीमे करते हैं तो हमें तीर चिन्ह को नीचे ले जाना पड़ेगा, और हम उसे सामान्य ध्वनि में ही उच्चारित करते हैं, एक सामान्य उच्चारण करते हैं, तो हम उसको सीधी रेखा में उस तीर को चिन्हित करेंगे। और जो भाषाएं हैं, तान भाषाएं हैं, इसके लेखन में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम संवाद की प्रक्रिया में होते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में होते हैं, अगर हमारे सामने कोई लिखावट है, कोई वाक्य संरचना है
और उस वाक्य संरचना के समक्ष कोई चिन्ह लगाया गया है तो हमें उसे आरोह अवरोह के रूप में ही देखना है और उसी के अनुसार हमें इसका उच्चारण करना पड़ता है। और भाषा विज्ञान से इतर जो संगीत की दुनिया है, संगीत की दुनिया में सुरों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, सुर परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जो तान की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान संगीत के विषय में दिया जाता है। और जो संगीतकार होंगे, संगीत के विद्यार्थी होंगे, वे इस चीज़ को और भी विस्तार से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुतान की तरफ। अनुतान है क्या? अब अनुतान क्या है? वह खंडेतर स्वनिम है। खंडेतर स्वनिम के अंतर्गत ही हम अनुतान को शामिल करते हैं। अनुतान में भी क्या है? सुर परिवर्तन है और सुर परिवर्तन से ही इसके अर्थ भी बदलते हैं, इसका स्वरूप बदलता है। हम इसे आगे देखते हैं। अनुतान खंडेतर स्वनिम है। अनुतान किसे कहते हैं? उच्चरित ध्वनियों की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। इस स्वर लहर के कारण वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं, अर्थात जब सुर परिवर्तन वाक्य के स्तर पर कार्य करता है और वाक्य का अर्थ परिवर्तित कर देता है तब उसे अनुतान कहते हैं। यहाँ हमें रुककर थोड़ा विश्लेषण करना है। तान भाषाओं में क्या था? तान भाषाएं शब्द के अर्थ पर सुर परिवर्तन की वजह से अर्थ बदल देती हैं, लेकिन जो अनुतान भाषाएं हैं क्या है? वे वाक्य के स्तर पर परिवर्तन होती हैं, यानी कि वाक्य के स्तर पर सुर परिवर्तन की वजह से जो अर्थ बदलते हैं उसे हम अनुतान कहते हैं। उतार चढ़ाव के दृष्टि से हिंदी में अनुतान के 3 स्तर मिलते हैं, उच्च, निम्न तथा सम। जब हम लिखते हैं तो लेखन व्यवस्था में हिंदी में हम 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। उच्च के लिए 3 अंक रखते हैं, निम्न के लिए 1 और सम के लिए 2 का हम प्रयोग कर सकते हैं। भाषाविद भोलानाथ तिवारी ने यह प्रयोग किया है, हम वहाँ यह देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आरोह, अवरोह और सम के आधार पर एक वाक्य लेते हैं। एक वाक्य है रवि डॉक्टर है। अब देखिए, इस वाक्य को हम 3 भिन्न भिन्न प्रकार से बोल सकते हैं, यानी उस वाक्य में जो सुर परिवर्तन होंगे या जो उतार चढ़ाव होंगे, उस उतार चढ़ाव से अलग अलग अर्थ हमें देखने को मिलेंगे। रवि डॉक्टर है मतलब रवि डॉक्टर है। रवि डॉक्टर है, प्रश्न चिन्ह हो गया, यानी हम सवाल कर रहे हैं कि क्या रवि डॉक्टर है? रवि डॉक्टर है, हम आश्चर्य के साथ कह रहे हैं, आश्चर्य के साथ रवि डॉक्टर है, यानी सामान्य कथन को उतार चढ़ाव के द्वारा हमने 3 अलग अलग रूपों में बदल दिया। एक सामान्य कथन यानी रवि डॉक्टर है, एक प्रश्नवाचक कथन यानी रवि डॉक्टर है, इस पर हम सवाल कर रहे हैं, दूसरा हमें आश्चर्य है कि रवि डॉक्टर है। इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्य के स्तर पर अनुतान प्रभावित करते हैं और जब हम बोलते हैं तो बोलने के क्रम में इस तरह के उतार चढ़ाव का ध्यान रखना होता है। जैसे एक शब्द है अच्छा, इसे हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो अच्छा, जब हम आश्चर्य सूचक तरीके से करेंगे अच्छा, तो ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इस उतार चढ़ाव से जो शब्द है वह अच्छा ही है, लेकिन जो बदलाव हो रहा है सुर में, उस वजह से इसके अर्थ भी बदल रहे हैं। और हम अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के क्रम में हम कई ऐसे वाक्य बनाएंगे, वाक्य एक ही होगा लेकिन हम उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए उसके अलग अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। यानी सारांश रूप में अनुतान के बारे में हम यह कह सकते हैं कि किसी सामान्य वाक्य को, कथन को प्रश्नवाचक बनाकर, आज्ञा सूचक बनाकर, आश्चर्य सूचक बनाकर हम उसे दूसरे अर्थ में परिवर्तित कर सकते हैं और इसे ही हम अनुतान कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने
तान और अनुतान की समस्या पर विचार किया। सारांश रूप में फिर से हम अपनी बात दोहरा रहे हैं, वो यह कि ध्वनि विज्ञान यानी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान एक महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत हम भाषा में मौजूद ध्वनियों की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और यह व्यवस्था वैज्ञानिक व्यवस्था है। यानी जब हम भाषिक प्रयोग करते हैं या संप्रेषण या संवाद की प्रक्रिया में होते हैं तो उस दौरान हम सही सही अर्थ प्रेषित कर सकें, हम अपने अर्थ को श्रोता तक सही सही पहुंचा सकें, इसके लिए हमें ध्वनि व्यवस्थाओं की जानकारी लेनी पड़ती है। और हमने स्वनिमों का अध्ययन किया। स्वनिमों के अध्ययन के तहत हमने उसके भेद देखे, खंडेय स्वनिम और खंडेतर स्वनिम। खंडेतर स्वनिम के अंतर्गत हमने अनुतान, बलाघात, दीर्घता, इस तरह के कई उपभेद देखे, लेकिन हमने केंद्रित किया अपनी बातों को आज की कक्षा में तान अनुतान की समस्या पर। यानी तान और अनुतान की समस्या पर विचार करने के लिए हमें पहले ध्वनि व्यवस्थाओं को जानना और समझना पड़ता है, फिर उसके बाद हम तान अनुतान की प्रकृति, उसके स्वभाव पर विचार करते हैं। तो इस तरह हमारा यह विषय पूरा होता है।